नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। नोएडा अथॉरिटी को लेकर सीएजी का बड़ा खुलासा हुआ है। 2015 से 18 के बीच नोएडा अथॉरिटी में बड़ी धांधली, नियमों की अनदेखी करके बिल्डर्स को जमीनें आवंटित की गई। साथ ही साथ अलॉटमेंट के नाम पर सरकारी संपत्ति को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया गया है। सरकारी खजाने को इस धांधली के चलते करीब 52,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। कुछ रियल एस्टेट कंपनियों पर नोएडा अथॉरिटी मेहरबान भी रही है। भारी बकाये के बावजूद करोड़ों की जमीन की बांटी गई। सस्ते दाम पर कई कंपनियों को जमीन बांटी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी में बड़ी धांधली, बड़े अनियमितता सामने आई है और करीब सीएजी की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है। यह बात कहती है कि इस धांधली की वजह से सरकारी खजाने को करीब 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि कुछ रियल एस्टेट कंपनियों को नियमों के खिलाफ जाकर फायदा भी पहुंचाया गया। साथ ही साथ सस्ते दाम पर कई कंपनियों को जमीनों का आवंटन हुआ है और ये जो ऑडिट हुआ है वो ऑडिट 2005 से 2018 के बीच नोएडा अथॉरिटी में हुई धांधली को लेकर किया गया है। नियमों की अनदेखी का मामला बनता है, गलत तरीके से जमीनों का आवंटन का मामला बनता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस धांधली के चलते सरकारी खजाने को करीब 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चपत लगी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जिस तरह की बातें कही हैं उसका सीधा और साफ मतलब है कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर जमीनों का आवंटन किया, नियमों की ऐसी अनदेखी की जिससे नोएडा अथॉरिटी को हजारों करोड़ का घाटा हुआ। पहले इस रिपोर्ट को देखिए ताकि यह समझ में आए कि कितना नुकसान हुआ है, कितना घाटा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में 2005 से लेकर 2018 तक अधिकारियों और बिल्डर्स के बीच की मिली भगत से ग्रेटर नोएडा में जमीन के अधिग्रहण, उसके आवंटन और उसकी मंजूरी में नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। इस पूरे खेल की वजह से नोएडा अथॉरिटी को 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक नियमों की ऐसी अनदेखी हुई है और ये सारी गलतियां उस दौरान हुई जब राज्य में मायावती और अखिलेश यादव की सरकार थी। इस पूरे रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की बंदरबाट का खुलासा है। नियमों को ताक पर रखकर बिल्डरों को जमीन दी गई। सिर्फ 18% जमीन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ। रियल एस्टेट डेवलपर्स को काफी फायदा पहुंचाया गया। नियमों की अनदेखी से नोएडा अथॉरिटी को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएजी की जिस रिपोर्ट को विधान परिषद में रखी गई है उसके मुताबिक जमीन को ऐसे दामों पर बेचा गया कि सारे नियम धरे के धरे रह गए। रिपोर्ट में आगे है कि कुछ जमीन को सिर्फ 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर बेचा गया, जबकि 2008-2009 में न्यूनतम दर 14,400 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी। कम पैसे में जमीन बेचे जाने से अथॉरिटी को 2,833 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल नुकसान 52,000 करोड़ का बताया जा रहा है। प्लॉट आवंटन भी गलत तरीके से किया गया है। करीब 500 पेज की रिपोर्ट में सीएजी ने यह भी बताया कि पहले किसानों से जमीन ली गई, फिर उसे बिल्डरों को देने का काम किया गया, लेकिन जिस तरीके से दिया गया उससे साफ है कि रियल एस्टेट बाजार को काफी फायदा पहुंचाया गया है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि हजारों फ्लैट्स मालिक को अभी भी पोजीशन का इंतजार है। कुल 1,30,000 ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स में से 44% के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। 113 में से 71 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पैसे लेने के बाद भी अधूरे हैं। किसी भी बिल्डर्स के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो बिल्डर्स बोलता है कि बिल्डर्स बोलता है कि अथॉरिटी की तरफ से लेके और अथॉरिटी बोलता है कि बिल्डर की तरफ से प्रॉब्लम है। इन दोनों के आपस की मिली भगत है, बट हम लोग को आज तक ये क्लैरिटी नहीं मिला कि प्रॉब्लम किधर से है। दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ बॉल को पास ऑन करते हैं, बट एक्चुअली में हम लोग को खुद नहीं पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे। हमने जब अथॉरिटी सीएजी की रिपोर्ट आई है ये कहीं ना कहीं सही है, जो दिक्कतें आप लोगों को आ रही है ये सारी बातें सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं बिल्डर्स की एकदम 100% मिली भगत है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, बिल्डर्स अगर कोई भी आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं बिना अथॉरिटी के मिली भगत कैसे कर सकता है, तो हम क्लैरिटी किसी के ऊपर तो ब्लेम नहीं करते। बट यस, मैं अगर एज ए बायर अपनी बातें करूं तो मेरी अगर समस्या सॉल्व हो जाए तो हमारे लिए दोनों बेटर है। विदाउट प्लानिंग, पहली बात तो देखिए यहाँ पे जो हुई है ये
बोला गया है कि ये प्लान तरीके से ग्रेटर नोएडा को बसाया गया है, बट इट्स टोटली रॉन्ग बिकॉज यू नो द कमिटमेंट लाइक राइट नाउ द रिपोर्ट इज सेइंग ऑलरेडी। भ्रष्टाचार की जड़ें जो हैं बहुत टाइम से चलती जा रही हैं, जो अपना जमाव लगा चुकी हैं, और उसी भ्रष्टाचार का आज ये नतीजा है कि आज होम बायर गली गली भटक रहा है और आज भी अपने घर के लिए परेशान हो रहा है। रिपोर्ट यह भी बता रही है कि 2008 से 2018 के बीच नोएडा के अधिकारियों ने जमीन का जिस तरह से आवंटन किया उससे सिर्फ और सिर्फ बिल्डर्स को फायदा पहुंचा। अब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया है। 2005 से 2017 तक कैग की रिपोर्ट से नोएडा अथॉरिटी में 58,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। क्या मायावती जी और अखिलेश जी यूपी के 24 करोड़ लोगों को जवाब देंगे कि उन्होंने जनता को कैसे लूटा? चूंकि चुनाव नजदीक है तो बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों ने भली भांति देखा है ना? देखा है ना? क्या क्या होता था मालूम है ना? जिस वक्त में ये बंदरबांट हुआ उस दौरान मायावती और अखिलेश यादव की सरकार थी, इसलिए इस मुद्दे को बीजेपी कसकर पकड़ना चाहती है और लगे हाथ उन लोगों के मुद्दे को हवा देना चाहती है जिन्हें सालों से अपने फ्लैट्स का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सीएजी की रिपोर्ट में क्या कुछ था? आपने आकाश ने ये जो पैकेज लिखा, जो स्टोरी लिखी, उसमें आपने देखा सारी रिपोर्ट, सारे तफसील से चीज उसमें लिखी गई। लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरी धांधली को अंजाम दिया गया और सीएजी की रिपोर्ट में क्या कुछ है। देखिए, किस किस सेक्टर के लिए कितनी जमीनें थी। रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए 35% जमीन प्रस्तावित थी 2021 के मास्टर प्लान में और 2020 तक 52% अलॉट की गई। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के लिए सेक्टर के लिए करीब 14.8% जमीन प्रस्तावित थी मास्टर प्लान में, लेकिन दी कितनी गई? 0.5%। इसके अलावा कृषि सेक्टर के लिए जो प्रस्तावित जमीन का आंकड़ा था वो था 6.8%। जो विकसित करना था 2020 तक वो सिर्फ दिया गया 2007%। और इस खबर पर ज्यादा तफसील से बात करने के लिए सीजी की रिपोर्ट में क्या कुछ है ये समझाने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सौरभ गोयनका मेरे साथ जुड़े हैं। सौरभ, रिपोर्ट देखकर सीएजी की साफ साफ लगता है कि फायदा बिल्डर्स को पहुंचाया गया, किसानों को नुकसान पहुंचा, जमीनों की बंदरबाट की गई और सबसे बड़ा सवाल यह कि सरकारी खजाने को 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी अमित, तो ये बहुत बड़ा खुलासा जो सामने आया है हमारे सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से, वो ये कह रहा है कि 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान नोएडा अथॉरिटी को और नोएडा को इस पूरे आवंटन के खेल से पहुंचा है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये कही जा रही है कि जो आपने अभी अपने ग्राफिक्स पे भी दिखाया कि मास्टर प्लान जो 2021 का बनाया गया था, अगर आप यहाँ देखें कि जो मास्टर प्लान 2021 का बनाया गया था उसमें रेजिडेंशियल के लिए करीब 36% ज़मीनों को एलोकेट किया था। लेकिन ये जो 36% है ये बढ़ के 52% हो जाता है जब हम मार्च 2020 की देखते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो एलोकेशन है वो 14.78% से घटकर 0.54% हो जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ट्रांसपोर्ट की जो ज़मीनें थी या एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीनें थी उनको डेवलप नहीं किया गया और ज़्यादातर ज़मीनों को रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो इससे फ़ायदा बिल्डरों का हुआ और नुकसान जो है वो नोएडा में रहने वाले लोगों का हुआ और नोएडा अथॉरिटी का हुआ। ये एक और इस चीज़ को देखें, इस रिपोर्ट के एक अंश को देखें तो ये बताता है कि कैसे अर्जेंसी क्लॉज के अंदर जो ज़मीनें अलोकेट करनी थी उनमें देरी की गई। उस देरी से करीब 538 करोड़ के आसपास का नुकसान पहुंचा। 563 करोड़ का नुकसान पहुंचा। तो ये ईयर वाइज अगर आप देखें, 2005 में एक प्रोजेक्ट था जिसमें 34 महीने की देरी की गई। 10-11 का अगर देखें तो 2 प्रोजेक्ट थे जिसमें 26 से लेकर 36 महीने की देरी की गई। तो इस देरी की वजह से करीब 563 करोड़ का नुकसान नोएडा अथॉरिटी को पहुंचा और सरकारी खजाने में ये पैसे आ नहीं पाए। अगर हम आगे देखें तो जी और इसके आगे जाएं तो एक हिस्सा ये भी बताता है कि बेसिक रेट, जो लैंड एलोकेशन का बेसिक रेट था जो तय किया गया था, तो बेसिकली ये बताता है कि जब नोएडा अथॉरिटी ने ज़मीनें जब खरीदी, जैसे किसानों से और बाकी लोगों से जब अधिग्रहण किया तो वो कम रेट पे, वो ज़्यादा रेट पे किया और बेची तो वो कम रेट पे तय किया। तो
तो कुल मिला के सौरभ ये कह सकते हैं कि मानकों का ख्याल रखा नहीं गया। जो जमीन की कीमतें सरकारी तय की गई थी उससे कम कीमत पर बेचा गया, किसानों से जमीनें खरीदी गई। मेरे दो और सहयोगी आदर्श और अनुज जोड़े हैं। आदर्श जुड़े हैं लखनऊ से और अनुज नोएडा से मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं अनुज के पास जाऊंगा। अनुज, सीएजी की रिपोर्ट तफसील से इस बात को समझाती और बताती है कि किस तरह से नोएडा अथॉरिटी ने अखिलेश यादव और मायावती की सरकार में बिल्डर्स को फायदा पहुंचाया, रियल एस्टेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया, लेकिन नुकसान हुआ है जनता का। 52,000 करोड़ का चूना लगा है। जी बिल्कुल, और इस 52,000 करोड़ रुपए की अगर बात करें तो इसमें से 14,000 करोड़ तो सिर्फ आवंटन के नाम पर नुकसान हुआ है। जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से आवंटन, अधिग्रहण और इन तमाम चीज़ों में जमकर घालमेल की गई, जमकर नियमों की अनदेखी की गई। साथ ही साथ सीएजी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी थे वो बिल्डर्स के साथ मिली भगत उनकी थी, जिसकी वजह से जो रियल एस्टेट डेवलपर्स थे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया गया और इसमें जो नुकसान हुआ वो कहीं ना कहीं जनता का हुआ। जहां तक सीएजी की रिपोर्ट को तफ्सील से देखें तो उसमें बाकायदा बताया गया है कि कहां पे किस तरीके से जो बिल्डर्स थे उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया और इसके लिए बाकायदा नियमों की अनदेखी की गई। जाहिर तौर पर ये रिपोर्ट, चूंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सियासी पारे को ऊपर चढ़ा सकती है और यही वजह है कि बीजेपी जो है इस पूरे सीएजी रिपोर्ट को मुद्दा बनाने की कवायद कर रही है। और साफ तौर पे ये कहना है, जिस तरीके से हमने देखा कि आज ट्वीट किया गया, बीजेपी के जो बड़े नेता थे उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा गया कि किस तरीके से बंदर बाट किया गया, खासतौर पर मायावती। अनुज, बात सियासत की और यूपी का जिक्र ना, ऐसा कैसे हो सकता है? यूपी में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही वक्त में बचे। आदर्श मेरे साथ लखनऊ से जोड़ रहे हैं, राजधानी से। आदर्श, क्या ये कहें कि चुनावों का वक्त है इसलिए सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है या ये पहले भी सार्वजनिक की जा सकती थी? हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो कहती है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले का घोटाला है ये। देखिए, हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगियों ने इसके जो पहलू होते हैं वो बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको अगर राजनीतिक पहलू बताऊं तो 2004 से लेकर 2003 से लेकर 7 तक की जो सरकार रही है वो मुलायम सिंह यादव की रही है, 7 से 12 तक मायावती और 12 से 17 तक अखिलेश यादव की। ये जो रिपोर्ट है 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी यूपी की, तो उसके बाद ही फैसला किया था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक और अथॉरिटी की जांच की जाएगी। कैग के जरिए इसको जांच करवाने की बात कही गई थी और उसी की ये रिपोर्ट है जो चुनाव से ठीक पहले आई है और इसको लेकर राजनीतिक पारा भी गर्म हुआ है। निश्चित तौर पर ये जो समय है चुनाव से ठीक पहले का है, ऐसे में पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार अगर सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश करेगी और 2008 से लेकर 12 तक और 12 के बाद फिर 17 तक ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं। कैग के 500 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में कहा गया है। ये तो सिर्फ हम एक पहलू देख रहे हैं जिसमें बिल्डर्स की बात कही गई। इसके साथ साथ अगर हम छोटे स्तर पर घोटालों की बात करें तो उसमें भी जो फार्म हाउस बनाए जाने थे उसको लेकर कई ऐसे घोटाले हैं जिसमें तकरीबन 2833 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ है, जो 52,000 करोड़ में शामिल है। तो कुल मिलाकर चुनाव से ठीक पहले जो रिपोर्ट आई है निश्चित तौर पर उसको बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो पिछले समय में सरकार में रही हैं, जिनके समय में ये पूरा मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, अनुज का रुख करता हूं। अनुज, एक लंबी लिस्ट है कि बहुत सारे बिल्डर्स को, रियल एस्टेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तैयार नहीं हुए और कुछ के पास तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं, यानी वो रहने योग्य इमारतें अभी नहीं है। क्या इस रिपोर्ट में, चूंकि आपने स्टडी किया इस रिपोर्ट को, क्या इस रिपोर्ट में कहीं इस बात का जिक्र मिलता है कि किन रियल एस्टेट कंपनियों को नियमों के खिलाफ जाके फायदा पहुंचाया गया? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, करीब 3 से 4 ऐसी कंपनियां हैं, रियल एस्टेट की ये कंपनियां हैं जिसके बारे में बाकायदा, अगर इस पूरे रिपोर्ट की हम बात करें तो उसमें बाकायदा इन कंपनियों का जिक्र किया गया और ये बताया गया है कि किस तरीके से इन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। अगर हम जिस तरीके से आपने बात किया कि करीब 1.3 लाख के आसपास जो हाउसिंग सोसाइटी था उसमें से
करीब 57,000 के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं है। यानी साफ तौर पर ये देखा गया कि किस तरीके से ये घोटाला जो है वो किया गया, किस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई और जो ये 3 से 4 जो कंपनियां हैं जिनका जिक्र किया गया है उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की कवायद की गई। नोएडा अथॉरिटी ने बाकायदा 80% जो ज़मीनें थी वो डेवलप करने के नाम पर ये अधिग्रहण किया था और उसके बाद ये देखा गया कि किस तरीके से इन ज़मीनों का जब आवंटन हुआ उसमें का जो रेट से उसको लेकर किस तरीके से धांधली की गई, किस तरीके से इन कंपनियों को फायदा पहुंचाया। तो निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट जो है वो साफ तौर पे ये जाहिर करती है कि किस तरीके से अथॉरिटी में, खास तौर नोएडा अथॉरिटी में किस तरीके से अधिकारी और बिल्डर्स जो थे उनके बीच में मिली भगत थी। ठीक है आदर्श, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आदर्श, ये डेटा, ये एनालिसिस और सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मायावती ने जमकर पैसों की बंदरबाट हुई है। ये आरोप सीएजी की रिपोर्ट में, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर ये बात साबित हो जाती है और विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट रखी जानी है, मुश्किल बढ़ जाएगी अखिलेश यादव की। अब बिल्कुल, अगर हम इन कंपनियों की बात करें तो इसमें वेब जो पोंटी चड्ढा की कंपनी है, लॉजिक्स और 3C ऐसी मुख्य कंपनियां हैं जिनको करीब 80% का कमर्शियल लैंड जो है वो अलॉट किया गया था। और अगर हम खासतौर पर विपक्षी पार्टियों की बात करें जो उस वक्त सरकार में रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके समय के ना सिर्फ अधिकारियों से पूछताछ होगी बल्कि नोएडा अथॉरिटी को सीधे तौर पर कौन सा विभाग, कौन सा मंत्री डील करता था उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और निश्चित तौर पर इतनी बड़ी संख्या में पैसों, चलिए ठीक है आदर्श, कहीं न कहीं इस खबर को समझाने के लिए अनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सौरभ गोयन का आपका भी बहुत शुक्रिया जो रिसर्च टीम से थे और ये बता रहे थे क्या क्या सीएजी की रिपोर्ट में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर।